अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके अंडर है द डिसिप्लिन्ड एकेडमी और इसके ज़ेर तमाम नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 7 और सब्जेक्ट है जनाब साइंस और चैप्टर नंबर है इसका 5। इससे पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 चैप्टर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एज़ यूजुअल मैं आपको इसका एक मुख्तसर सा लेकिन इंशाअल्लाह ताला मौसर आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है। जिस तरीके से हम चलते हैं हम देखेंगे कि एटम क्या होता है, स्ट्रक्चर से इसकी क्या मुराद है और एटम का कंपैरिजन करेंगे आम ज़िंदगी के किसी एग्जांपल के साथ ताकि हमें पता चले कि एटम जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो क्या होता है हमारे अराउंड, हम उसे किस तरह देख सकते हैं। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये है कि एटम किसी भी चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी यूँ कह लें हमारी पूरी कायनात में बशमूल हमारे या हमारे जिस्म के, चाहे वो हमारा घर हो, ये कंप्यूटर हो, कोई मेटल हो, लेट सपोज आपके हाथ में एक पकड़ी हुई पेंसिल हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, वो एटम से मिलके बनी है। तो एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। अब एज़ यूजुअल आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है और इसके ऊपर अब आपको ये एक मॉडल या डायग्राम नज़र आ रहा है, ये एक एटम का है और एक सिंपल सा एक एटम है ये। इसको ज़रा समझ लेते हैं आप। ये अगर इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो इसमें आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ये एटम का ओवरऑल डायग्राम कि ये एक एटम है। दूसरा इसमें ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं आपको 3 अदद। एक तो ये रिंग है जी अंदर, जिसके अंदर आपको ये 2 रेड कलर के बॉल्स नज़र आ रहे हैं। एक इसके अराउंड रिंग आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी 2 बॉल्स नज़र आ रहे हैं और एक ये रिंग है, इसमें भी 2 बॉल्स हैं। ये एक इमेजिनरी साइज़ का यूँ कह लें कि एक इलस्ट्रेशन है। ये रिंग्स जो हैं ये एटम का बड़ा यूँ कह सकते हैं ज़रूरी और बुनियादी हिस्सा है। ये वो ऑर्बिट्स या पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं या रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड, यानी उनकी रेवोल्यूशन इसके अंदर होती है। और इसके अलावा इसके बिल्कुल सेंटर में आपको ये रेड वाले बॉल जो है ना ये आपस में जुड़े हुए कंबाइंड नज़र आ रहे हैं। इनके बीच में कुछ ग्रे सा भी है, वो भी बॉल्स हैं। तो ये इकट्ठे हैं, ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम का, न्यूक्लियस होता है। और ये रिंग्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस केस में आपको 3 रिंग्स नज़र आ रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनफैक्ट ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर रिंग में 2 बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन किसी में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ये कोई ये नहीं होता कि 2 ही होंगे एक रिंग में, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये याद रखें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इसके हमेशा सेंटर में होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के साथ ही न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। सो ये मुख्तसर सा मैंने आपको एक बता दी है। अगर इसमें कोई चीज़ ना भी समझ आई हो तो भी आगे चलकर आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। अब आपको कुछ कंपैरिजन कर देता हूँ। जैसे आपके सामने अब ये एक सिरिंज है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसकी नीडल है और ये इसकी टिप है। और ज़ाहिर है हम में से तकरीबन सबको ही पता है इसके बारे में, ये जो टीके वाली सिरिंज होती है और इसकी ये जो नोक है। इसके अलावा ये एक और नीडल है, ये कपड़े सीने के काम आती है और इसकी भी टिप आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक है, जो कि आसानी के साथ कपड़े में किसी भी चीज़ को जब आप सिलाई करते हैं तो वो उसमें आसानी के साथ जो है ना गो थ्रू हो जाती है। अब एटम का कंपैरिजन मैं इसके साथ करता हूँ कि ये जो इसकी टिप है, ये जो नोक है, इस नोक के ऊपर जो एटम्स हैं वो अगर आप इकट्ठे करना चाहिए, यानी मैं आपको साइज़ कंपैरिजन दे रहा हूँ कि एटम कितना छोटा होता है, क्योंकि माइक्रो है ना। और ये स्पेशल माइक्रोस्कोप्स जो बनी है इसके लिए, STM टाइप्स मुख्तलिफ हैं, उनके ज़रिए ही आप इसको देख सकते हैं। तो इस नोक के ऊपर जो है तकरीबन 50 से 100 ट्रिलियन, यानी कि अगर आप लाखों की बात करें तो वो तो मिलियंस हैं, और करोड़ों की बात करें वो बिलियन होता है, तो अरबों की बात करें तो वो ट्रिलियन होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं 50 से 100 अरब के करीब एटम इस छोटी सी नोक में आ सकते हैं। तो आप ख़ुद सोच लें कि इंसान का जो जिस्म है उसमें फिर कितने एटम होंगे।
सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है यहाँ तक कि ये एटम कितना छोटा होता है, कितना छोटा ज़र्रा होता है इस कायनात का, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी चीज़ के। सो ये है जी। अब ज़रा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ज़ाहिर है कि अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो इसमें एटम का स्ट्रक्चर, उसका ज़ाहिर है उसकी शक्ल, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं जो मैंने अभी बताए, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। पेज नंबर हमारा स्टार्ट हो गया 60। स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ने लगे हैं, लेट्स सी इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ अ मैटर मेड ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि चलें देखते हैं जी, अगर आपको याद है कि मैटर किस चीज़ से बना है। कैन यू सी एन एटम, क्या आप एटम को देख सकते हैं। विच इज़ स्मॉलर एन एटम और अ मॉलिक्यूल। और साथ ये भी सवाल किया गया है कि भाई ये बताएं कि कौन सी चीज़ छोटी है, एटम या मॉलिक्यूल। अब इसका जवाब मैं आपको एक बहुत मुख्तसर सा यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमारा कोई क्विज़ तो है नहीं, तो साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा कि एटम ही सबसे स्मॉलर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो मुख्तलिफ एटम्स को मिला के बनता है, तो डेफिनेटली वो एटम से बड़ा होता है। द मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या ज़रात से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। जस्ट एज अ वॉल इज़ मेड ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, जैसे एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड हनीकॉम्ब इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स। हनीकॉम्ब जो है वो क्या होता है जी, वो शहद का छत्ता है वो। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें इंसान भी आ जाता है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। तो अब हनी कॉम को देखें तो उसमें हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। हेक्सागोनल कहते हैं जो 6 जिसके कॉर्नर्स होते हैं। एलिमेंट इज़ अ प्योर मैटर विच हैज़ द सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है ना, ये एक प्योर मैटर होता है जिसके एक जैसे एटम्स होते हैं और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बराबर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अ गोल्ड कॉइन इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स पुट टुगेदर इन अ शेप ऑफ अ कॉइन। जैसा कि हम देखें कि सोने का अगर एक सिक्का है, तो अगर उसकी हम एग्जांपल लें तो उसमें सोने के जो एटम होते हैं ना, उनको एक साथ बराबर जो है ना वो रख कर या उनको जोड़ कर एक सिक्का बनाया जाता है। सो आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो ज़ाहिर है हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो 5.1 टॉपिक है, पेज नंबर 60 है। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है। पहली चीज़ तो ये कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स एज शोन इन द डायग्राम इन द फिगर 5.1। ये है जी, ठीक हो गया। तो इसमें वो 2 तरह के रीजन्स होते हैं। द सेंटर ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियस। जो मैंने अभी बताया था कि इसका जो सेंटर होता है ना किसी भी एटम का, वो न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। ये देखें, इसमें आपको सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा जी प्रोटॉन कौन सा है, न्यूट्रॉन कौन सा है। देखें, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो लिहाजा जिस पर आपको जमा या प्लस का निशान नज़र आ रहे हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और जिस पर कोई निशान नहीं है वो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो कोई चार्ज नहीं बेयर करते, दे आर न्यूट्रल चार्ज कैरियर्स। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आई एम श्योर समझ आ गई है, ये पढ़ भी लेंगे आसानी से। अब प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज वेयर न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, इट मीन्स दे आर न्यूट्रल। द सेकंड मच लार्जर रीजन ऑफ एन एटम इज़ अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अभी आपने इधर भी देखा है, ये बाहर जो होता है, जो रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड शेल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक तो हमें पता लग गया कि वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, और वो जो न्यूक्लियस होता है जो सेंटर के अंदर होता है किसी भी एटम में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप अगर गौर से देखें तो उसमें आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जनाब, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो प्रोटॉन हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर, और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। The number of protons and electrons of an atom is always the same, which makes an atom a neutral entity. Very simple, but it's very important. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मतलब
अब आप इसमें देखें तो इस केस में आपको सेंटर में यानी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं, ये देखें 2 प्रोटॉन हैं, और इसके ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सेंटर में 2 प्रोटॉन होंगे तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ख़ास केसेस में होता है ये जो चीज़ होती है, और ये क्यों होती है ये ज़ाहिर है आगे चलकर आप देखेंगे। लेकिन जनरली कोई भी एटम जो है वो हमेशा याद रखें कि वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। अगर किसी एटम के सेंटर में 4 प्रोटॉन है तो उसके ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे चलते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो ये आपके सामने ईयर बाय ईयर है। 1803 फिर 1904 यानी उसके 100 साल बाद, फिर 1911 उसके 7 साल बाद, फिर 1913 2 साल बाद, और फिर उसके 13 साल के बाद 1926। तो ये टोटल जो है ना 5 किस्म के सिस्टम्स हैं जो किसी एटम के बारे में। जॉन डाल्टन, जो डाल्टन थ्योरी बड़ी इसकी फेमस है, तो ये भी है। फिर जे थॉमसन है डेफिनेटली। सो हाउ हैव योर आइडियाज़ अबाउट एटम चेंज ओवर द ईयर्स? द डिस्कवरी लुक्स एट एटॉमिक मॉडल एंड हाउ दे डेवलप्ड। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले डाल्टन को देखें तो ये सॉलिड स्फीयर मॉडल उसने दिया है कि जी बस एक इस तरह का एटम है जी जो एक सॉलिड एक स्फीयर है, गोला है। अब आगे चलें, प्लम पुडिंग मॉडल, ये जे थॉमसन का है। इसके अंदर उसने ये आपको दे दिया कि जी इस तरह इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मामलात हैं। और अर्नस्ट रदरफोर्ड इसका बड़ा मशहूर है और ये आपके पेपर में भी आता है, रदरफोर्ड। तो इसने न्यूक्लियर मॉडल दिया जिसमें उसने कहा कि जी एटम इस तरह का हो सकता है और इस तरह से सेंटर में पॉजिटिव और उसके अराउंड नेगेटिव। फिर नेल्स बोर, इसका एटम इस तरह का है जो हम यूज़ भी करें। और क्वांटम मॉडल जो है ना वो एरविन श्रोडिंगर, तो ये जो है इसने 1926 में दिया था। इसमें इसका मॉडल इस तरह का है। मतलब ये आपके सामने 5 मॉडल्स हैं एंड दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एटम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं। फ्रॉम योर कार टू योर बाइसिकल, अ लैडर, अ चेयर, योर कैट एंड इवन योर बूट्स, हर जगह मौजूद हैं एटम्स। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दे आर सो टाइनी एंड दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। और बाकी खैर आपको समझ आ गई है इसके सेंट्रल पार्ट और सारी चीज़ों की। एटॉमिक नंबर को पढ़ लेते हैं जी इस लेक्चर में मज़ीद। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड द प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप अगर देखें तो इसके सेंटर में जितने भी आपको ये प्रोटॉन्स मिलेंगे ये मिलाकर या मिलजुल कर एटॉमिक नंबर बनाते हैं। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी एटम में होते हैं उसको कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ज़ाहिर है हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है जो कि डिफरेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 एलिमेंट्स का एक ही जैसा एटॉमिक नंबर हो। एन एलिमेंट विद 6 प्रोटॉन्स इज़ अ कार्बन एटम और इसका एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है वो 6 है। इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन इज़ 8। अब अगर ऑक्सीजन पे देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये 8वें नंबर पर आता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है जनाब? ये एक ख़ास किस्म का टेबल होता है स्टूडेंट्स जिसमें ये आपके एलिमेंट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। अभी आएगा इसी चैप्टर में इंशाल्लाह आप देख लेंगे। तो 8वें नंबर पे जो ऑक्सीजन आता है इसका मतलब है उसमें 8 प्रोटॉन। इट्स वेरी सिंपल। आप यूँ समझ लें कि अगर पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट 20 नंबर पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके सेंटर में 20 प्रोटॉन मौजूद हैं। Therefore, the proton number of oxygen is 8. In a modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number. The number of proton define the identity of an element. Very simple. कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को इस अंदाज में अरेंज किया जाता है या यूँ कह लें असेंडिंग ऑर्डर में कि जिसमें उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। यानी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 यानी स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। यानी कि प्रोटॉन से आपको पता चल जाता है कि उसका नंबर क्या है, वो कौन सा एटम है। इट्स वेरी सिंपल। मास नंबर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि ये क्या है। उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये पीरियोडिक टेबल और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज द मास
नंबर ऑफ एन एटम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द लेटर ए। याद रखें सेंटर में जितने भी, यानी किसी भी एटम के सेंटर में, जैसे अब ये एटम है तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और ज़ाहिर न्यूट्रॉन होते हैं। उन दोनों को मिलाकर यानी उन दोनों को जमा करके जो नंबर मिलता है उसे मास नंबर कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको अगर प्लस किया जाए तो ये बन जाता है आपका मास नंबर। और यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लॉन्स भी बनाते हैं, इसको न्यूक्लॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ कार्बन है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास 12 होगा। तो सिंपल है जी। आपको एक छोटी सी ड्राइंग के साथ भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जी, बहुत आसान है। जैसे लेट सपोज़ ये मैंने एक सर्कल बनाया है और इसमें मैं ये प्लस बना देता हूँ जनाब, ये प्लस बना दिया मैंने इस तरह से, ये जनाब मैंने प्लस बना दिया और ये बन गया। अब स्टूडेंट्स मामला यूँ है कि ये है जी मेरा प्रोटॉन, लेट सपोज़ इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसी तरीके से एक और मैं बनाता हूँ ये वाला और इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। ये न्यूट्रॉन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है जी, ये न्यूट्रल है, इसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स क्या करने लगा हूँ मैं यहाँ से, अब मैं इसको इसके साथ क्लस्टर कर देता हूँ दोनों को और यहाँ पे मैं जितने चाहूँ मैं बना सकता हूँ। मैंने फ़िलहाल 6 बनाए हैं, लेट्स सपोज 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा जनाब, क्या होना चाहिए? देखें एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर है 3। और अगर हम इसके एटॉमिक मास की तरफ जाएं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो एटॉमिक मास जो नंबर है वो होगा, क्या होगा जनाब? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा 3 + 3, क्योंकि 3 ही आपको पता है प्रोटॉन है, 3 ही न्यूट्रॉन है, तो ये हो जाएगा जी 6। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो बहुत आसान सी चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट समझना। किसी भी एटम में जितने भी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इस केस में 3 थे तो मैंने इसका 3 लिखा है। इसी तरीके से एटॉमिक मास अगर पता करना हो तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करते हैं। तो इस केस में हमारे पास 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। किसी एटम में 4 न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 4 प्रोटॉन हो सकते हैं, तो उस सूरत में उसका एटॉमिक मास 8 हो जाएगा। सो बहुत आसान है। और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ जनाब, ये है जी जी, और ये वाला जो होता है दूसरे वाला जो एटॉमिक मास है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैपिटल ए होता है। तो ये इसका एटॉमिक मास है। सो जनाब ये एक बड़ी आसान सी थ्योरी है और कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए एटम को आई एम श्योर आपने बेसिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। मास नंबर भी आपको समझ आ गया कि कोई भी एटम आप उठा लें उसके सेंटर के जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको जमा करें तो उसका मास नंबर निकल आएगा। एटॉमिक नंबर के लिए तो आपको पता है हम सिर्फ प्रोटॉन्स को लेते हैं और उससे एटॉमिक नंबर निकल आता है। चलें जी, ये आपको यकीनन समझ आ गया है। मास नंबर क्या है? मास नंबर का फार्मूला है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जमा करें तो मास कैलकुलेट हो जाता है। तो केमिकल सिंबल जो है वो इस एलिमेंट का वो ये होता है, एक्स जो होता है यहाँ एलिमेंट का नाम आता है, ए जो है ऊपर वो जाहिर है कि एटॉमिक मास है और नीचे जो है एटॉमिक नंबर है यानी जो जी है। तो ये इस तरह से एलिमेंट की तरतीब बनी होती है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसील के साथ करेंगे। यहाँ आप एक्स की जगह पे देख रहे हैं सी, ये कार्बन है और जहाँ पे इसका एटॉमिक मास है वो इसका ये 12 है और एटॉमिक नंबर जो जी है वो 6 है। ये प्रॉपर एग्जांपल है ये वाली, और ये इसका सिंबल है किसी भी एटम का। ये एक्स जो है ये फर्जी है, एक्स की जगह पे उस एटम का या उस एलिमेंट का नाम आ सकता है, जैसे ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है।
और ये है उसका बेसिकली आगे फिर एक एग्जांपल में कार्बन जैसे इन्होंने दिया हुआ है कार्बन एज एग्जांपल। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, वो भी सिर्फ इस हद तक जितना आपको ज़रूरत है इस किताब के लिहाज से और अपने सिलेबस के लिहाज से, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको डिटेल से और आसान करके थोड़ा सा समझाया जाए। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।